सो हेलो एवरीवन, आज आप कर रहे हैं जून 2017 का रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन, राइट। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। मिस्टर रमेश, एन इंडियन सिटीजन, गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ईयर को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। आप जिस भी अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए, बाकी ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकम दे रखी है आपको और नीचे क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। मिस्टर रमेश रिटर्न टू इंडिया ऑन 15 जून 2021, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेट्स को आपको ध्यान रखना है, तो मैं पहले मेंशन कर दूं वरना आप गलती कर देंगे। और वो क्या है कि आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 2022-23 अभी, पर ये जो क्वेश्चन है ये है प्रीवियस ईयर 2021-22 का, राइट। तो या तो आप इसके हिसाब से पढ़ लीजिए या आप अपने डेट्स बदल लीजिए, तो वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ओके, अब ये 15 जून 2021 को इंडिया आए, मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये इंडिया में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिमेनिंग इन इंग्लैंड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल इंग्लैंड में रहने के बाद ये इंडिया आए हैं इस साल, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स ही वॉज इन इंडिया फॉर 100 डेज ओनली। पिछले 4 साल की बात करें तो पिछले 4 साल में ये 100 दिन इंडिया में थे, सिर्फ ओनली फॉर 100 डेज, ठीक है। तो लास्ट 4 ईयर्स में ये सिर्फ 100 दिन इंडिया में है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल में सिर्फ 100 दिन इंडिया में है, ठीक है। आगे लिखा है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। एंड कंप्यूट हिज टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया बाय गिविंग द रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे तीनों का कैलकुलेशन भी नहीं करना, मोस्टली तीनों का कैलकुलेशन पूछते हैं। यहाँ पे इनका पर्टिकुलर स्टेटस निकालना है और सिर्फ उसी की कैलकुलेशन करके देनी है, पर रीजन जरूर बताने हैं कि क्या और क्यों हुआ। सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक तो होती है बेसिक कंडीशन, 2 होती है एडिशनल कंडीशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं क्या क्या है। बेसिक कंडीशन में होता है 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और इसका ऑल्टरनेटिव जो होता है वो होता है OR 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, राइट। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास बेसिक कंडीशन पूरी करने के। एडिशनल कंडीशन की बात करें तो 7 साल में 730 दिन आपको इंडिया में होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। और 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए। ये आपकी ओवरऑल कंडीशंस है। अब देखते हैं इन्होंने क्या पूरी करी। ये पिछले 10 साल से कहां है, इंग्लैंड में है। पिछले 4 सालों में ये 100 दिन इंडिया में आए, ठीक है। ये हमने यहां पे लिख दिया है। और करंट प्रीवियस ईयर में ये 15 जून को इंडिया में आ गए। तो सबसे पहले ये निकालिए कि ये प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में है, ठीक है। गलती यही होती है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जोड़ते हैं अप्रैल, मई और 15 दिन जून के, जो कि गलत है। वो तो बाहर था, इंडिया में कितने दिन है वो जोड़िए ना। ये तो इंडिया में आया है 15 जून को, तो जून के डेज जोड़िए। जून में कितने दिन थे, 16 दिन। जून में 16 दिन थे, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। लिख लीजिए, लिखने में कोई टेंशन नहीं है, लिख के कर लीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। अब जून में तो 16 ही दिन थे। जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, 28 फरवरी पूरा और 31 मार्च पूरा। ये इतने दिन इंडिया में प्रीवियस ईयर में थे। कितने हो रहे हैं, 290 डेज, 290 दिन हो रहे हैं, राइट। इतनी जानकारी है कि प्रीवियस ईयर में तो 290 डेज इंडिया में थे और पिछले 4 साल में 100 दिन इंडिया में थे, बस। तो आइए चेक करते हैं पहली कंडीशन, क्या वो 182 डेज और मोर इंडिया में थे प्रीवियस ईयर में, यस, राइट। और जब ये कंडीशन पूरी होगी तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
अब एडिशनल चेक करते हैं, क्या पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में थे? नहीं सर, वो तो 10 साल से बाहर है, सिर्फ 100 ही दिन आए थे पिछले 4 साल में, तो ये भी नहीं होती। क्या वो 10 साल में 2 बार रेजिडेंट है? नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन फुलफिल हुई है। तो पहले आपको ये प्रोविजन लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखना है? पहले प्रोविजन लिखना है और फिर इनकी जानकारी लिखनी है कि ये प्रीवियस ईयर में 290 डेज रहे और पिछले 4 साल में 200 कितने हैं, 100 दिन रहे। और फिर लिखना है ही हैव फुलफिल्ड द बेसिक कंडीशन बट नॉट द एडिशनल कंडीशन, हेंस ही इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो रेजिडेंट तो हो गए, एडिशनल पूरी नहीं करी तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए। तो ये तो आपके क्वेश्चन का एक पार्ट होगा जिसमें आप कहेंगे कि वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बताइए जी, क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं कि अगर ये एनओआर है तो इनके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे सिंगल कॉलम बन जाएगा एनओआर स्टेटस के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए पहला लिखा है बिजनेस इनकम इन मुंबई, तो कमाया कहां? मुंबई में, और मुंबई में कमाया तो फिर तो कोई भी हो टैक्सेबल है ही, तो इनके लिए भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिजनेस इन मुंबई, कितना? 2,50,000 रुपए। ओके, कोई डाउट? दूसरा पॉइंट, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट इन लंदन कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज 5,40,000। प्रॉपर्टी के केस में इनकम अर्न वहां की जाती है जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है। सिचुएटेड है लंदन में, तो कमाया कहां? लंदन में। रिसीव की कोई जानकारी दे नहीं रखी, तो अगर रिसीव की कोई जानकारी ना दे रखी हो तो जहां कमाया वहीं मिला। ठीक है, तो कमाया कहां इन्होंने? लंदन में। मिला कहां? लंदन में। तो ऐसा ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होता, पर ये तो ऑर्डिनरी है नहीं, तो ये इनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो फिर भी आप लिखेंगे रेंटल इनकम प्रॉपर्टी इन लंदन, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, डैश लगा देंगे और वर्किंग नोट में इसका रीजन दे देंगे कि क्योंकि ये इंडिया में अराइज नहीं है और अक्रूड नहीं है, तो दैट्स वाई ये एनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं। सर स्क्रीन बहुत छोटी आ रही है। बाकी लोगों को भी एक है प्रॉब्लम? चलिए भी आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 तो फ्री हो गया। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि इंडिया में कमाया नहीं, इंडिया में मिला नहीं। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इन इंडिया फ्रॉम LMN बैंक। देखो बैंक कोई भी हो, इंटरेस्ट कहां मिला? कमाया भी इंडिया में तो मिला भी इंडिया में होगा, तो ये तो सबके लिए टैक्सेबल है, तो इसको टैक्सेबल कर दीजिए यहाँ पे। FD इंटरेस्ट इन इंडिया कितना? 60,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, आप पूरी डिटेल लिखेंगे, मैं फिर बोल देता हूं। डन। नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पे। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज। अगर इंग्लैंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया तो कमाया कहां? इंग्लैंड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के केस में जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो प्लेस ऑफ अक्रूवल होता है, तो इंग्लैंड में कमाया। रिसीव की जानकारी है नहीं, तो मिला भी कहां? जहां कमाया वहीं मिला, तो इंग्लैंड में कमाया, इंग्लैंड में ही मिला। अब क्योंकि ये तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और ये इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, तो दैट्स वाई ये इनकी इनकम में नहीं जुड़ेगी। तो लिख दीजिए यहाँ पे FD इंटरेस्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, नहीं आएगा? ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस कंसल्टेंसी इनकम फ्रॉम एसेक्स लिमिटेड इन हैम्पशायर इंग्लैंड में। वहां पे इन्होंने ये कमा रहे हैं वहां से। ठीक है, बीइंग ए कंपनी इंकॉर्पोरेटेड इन इंडिया दिल्ली हैविंग ब्रांच ऑफिस इन इंग्लैंड, मतलब मेन हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है, और ब्रांच कहाँ खोल रखी है? इंग्लैंड में खोल रखी है। द बिजनेस इज मैनेज फ्रॉम दिल्ली, मतलब कंट्रोल कहाँ से होता है? दिल्ली से होता है, इंडिया से होता है। तो देखिए कमाया कहाँ? जहां पे बिजनेस होता है। बिजनेस के केस में जहां से बिजनेस रन किया जाता है वहां कमाते हैं, तो बिजनेस तो रन कहां से हो रहा है? इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में कमाया। रिसीव की जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब मिला भी इंग्लैंड में, तो कमाया भी इंग्लैंड में, मिला भी इंग्लैंड में।
पर ये जो बिजनेस है ये कंट्रोल होता है इंडिया से। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी दोनों के लिए टैक्सेबल होता है, राइट। और यहाँ पे हम हैं नॉन ऑर्डिनरी, तो हमारे लिए भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो लिखिए बिजनेस इन इंग्लैंड कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, कितना है 75,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड लोकेटेड इन मलेशिया। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कमाई तो एग्जम्प्ट है, बट अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से बाहर कमाई तो एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल हो जाएगी। तो टैक्सेबल कर दीजिए इसको। अच्छा रुको, अभी तो वो तो देखा ही नहीं ना। हाँ, कमाया कहाँ, मलेशिया में। कमाया कहाँ, मलेशिया में। मिला कहाँ, मलेशिया में। तो कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, और इसमें कंट्रोल करने वाली कोई बात है नहीं। तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, और हम कौन है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए एग्रीकल्चर इनकम इन मलेशिया। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम नर्सरी एट अलवर। इनकम फ्रॉम नर्सरी एट अलवर राजस्थान। बताइए जी, नर्सरी इनकम क्या होती है। नर्सरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होती है अगर ये ना लिखा हो कि हम प्लांट खरीद के बेचते हैं। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर इनकम में बताया हुआ है कि नर्सरी की इनकम दो तरीके की होती है, या तो हम खुद पौधे उगाएंगे और बेचेंगे तो वो एग्रीकल्चर है, अगर हम पौधे खरीद के बेचेंगे तो वो नॉन एग्रीकल्चर है। पर जब तक कुछ ना लिखा हो तो हम एग्रीकल्चर ही मान के चलते हैं। तो ये तो एग्रीकल्चर हो गया, तो इसको यहां मत जोड़िए, इसको एग्रीकल्चर टोटल इनकम के बाद जोड़ दीजिए, ताकि बता भी देंगे कि टैक्सेबल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल टैक्स रेट निकालने में किया जाएगा। समझ गए, वो है ना बेसिक इनकम में जोड़ के, बेसिक लिमिट में जोड़ के एक स्टेप बताया हुआ है, उस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो टोटल इनकम में इसको नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इट्स ए एग्जम्प्टेड इनकम, और टोटल इनकम में एग्जम्प्टेड इनकम नहीं आती है। तो एक बार तो टोटल कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए एग्रीकल्चर इनकम अलवर कितनी है, 1,40,000। तो ये आ जाएगी एग्रीगेट इनकम, इसको बोलते हैं एग्रीगेट इनकम। तो इसका बताइए कि टोटल कितना है, 3,85,000 तो हो गई टैक्सेबल इनकम। ठीक है, और 1,40,000 जोड़ दीजिए, 5,25,000 हो गया क्या, यस, ये हो गई एग्रीगेट इनकम। तो जब आप टैक्स निकालेंगे तो स्टेप वाइज निकालेंगे, हमें टैक्स पूछा नहीं है तो हमने इतना ही बताना है। बोलो जी, बात समझ में आ गई। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।